नाजरीन आदाब, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू गज़ल दरबार में आपका इस्तकबाल है। अब तक हम मुख्तलिफ़ मैदान में काम करने वाले लोगों का इंटरव्यू लेते आए हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जो दांतों के डॉक्टर हैं और दांतों के डॉक्टर होने के साथ साथ वो पारसी भी हैं। अब तक हमने मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों को, मुख्तलिफ़ बिरादरी के लोगों को सुना है। आज हम सुनेंगे डॉक्टर नौरोज़ कोतवाल से। तो आइए उनसे बात करते हैं। आदाब फ़ारूक साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ फ़ारूक साहब के, क्योंकि मेरे वालिद साहब फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनकी एक कंपनी थी जिनका नाम था एवरग्रीन पिक्चर्स, और वो ज़्यादातर प्रकाश पिक्चर यानी कि शंकर भट्ट, विजय भट्ट की फ़िल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। सबसे पहले तो उन्होंने राम राज्य से शुरू किया। वो बहुत ही कामयाब फ़िल्म रही। सुपर सिनेमा में 80 हफ्ते चली थी फ़िल्म। उसके बाद रामबाण, विक्रमादित्य, नरसिंह भगत जैसी फ़िल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और उसके बाद जो बहुत ही कामयाब फ़िल्म रही वो थी बैजू बावरा 1952 में जो आई, और जिस फिल्म के लिए नौशाद साहब को सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड म्यूज़िक के लिए मिला था। तो इस दरमियान मुझे हिंदी फ़िल्मों और हिंदी फ़िल्मों की मौसीकी और शायरी से बहुत लगाव होने लगा। और मैंने जो सबसे पहली फ़िल्में तकरीबन 7-8 साल की उम्र में जो देखी वो थी दाग, दीदार, अलबेला, अनारकली, बैजू बावरा। और मैं खुशनसीब रहा कि मुझे फ़िल्मों के रिकॉर्डिंग और शूटिंग में जाने का मौका मिला। तो नौशाद साहब, शकील साहब, साहिर साहब, मजरू साहब, राजेंद्र कृष्ण जैसे अजीम शायरों से मुलाकात हुई। और मुझे हिंदी का वैसे शौक़ हो गया। पहले तो मैं जानता नहीं था उर्दू हिंदी का जो फ़र्क। तो हिंदी मेरी इन फिल्मों की वजह से इतनी अच्छी होने लगी कि मैं अपनी स्कूल में हिंदी में फ़र्स्ट प्राइज़ लाने लगा। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता था कि एक पारसी होकर हिंदी में प्राइज़ ला रहे हैं। तो एक रोज़ मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं साहिर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने साहिर साहब से कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो साहिर साहब ने फ़ौरन अपना टेलीफ़ोन नंबर दिया। वो उस ज़माने में वर्सोवा 4 बंगले पर रहते थे। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी कॉलेज में दाखिल हुआ हूँ और मैं सिर्फ इतवार की सुबह को आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए इतवार की सुबह। तो हम रहते थे वार्डन रोड। तो वहाँ से एक बस लेके बांद्रा जाता था, वहाँ से बदल के अंधेरी से बदल के वर्सोवा। तो 3 बस लेकर इतवार की सुबह साहिर साहब के घर पहुँचता था और साहिर साहब के साथ बहुत सी बातें होती थी। तो साहिर साहब ने पहला शेर जो मुझे सुनाया, और मेरी ऑटोग्राफ बुक में भी उन्होंने लिखा था, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। उस वक्त प्यासा फ़िल्म आ चुकी थी और प्यासा फ़िल्म की मौसीकी, प्यासा फ़िल्म की शायरी तो इतनी कामयाब रही कि हम प्यासा फ़िल्म के बारे में बातचीत करते रहे। और मैं उनके घर इतवार को जाता रहा। और वो बाकायदा मेरे उस्ताद तो नहीं थे, मगर उनसे मुझे उर्दू शायरी, उर्दू ज़बान के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर साहब, बीइंग अ पारसी, आपकी मादरी ज़बान और आपकी पितरी ज़बान तो गुजराती है, और लोग भी आपको ये सवाल करते ही होंगे जब आप मुशायरे, क्योंकि आप शायर भी हैं, जब मुशायरे पढ़ते होंगे तो लोगों को हैरत होती होगी कि गुजराती बोलने वाला शख्स किस तरह से उर्दू बोल रहा है। तो आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? फ़ारूक साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया
मैंने जब भी मुशायरों में मेरी शायरी सुनाई है तो कई लोग मुझसे आकर पूछने लगे कि उर्दू न आपकी पैदरी ज़बान है न आपकी मादरी ज़बान है, फिर क्यों आप उर्दू में शायरी करते हैं। तो मैं उनको यही कहता रहा हमेशा कि उर्दू न मेरी मादरी ज़बान है न मेरी पैदरी ज़बान है, उर्दू तो मेरी जिगरी ज़बान है। वाह, क्या बात, क्या बात। तो अक्सर उर्दू मरकज़ में अंजुमन इस्लाम स्कूल, अंजुमन इस्लाम बांद्रा, ऑल इंडिया रेडियो, साबू सिद्दीक, जहाँ भी मैंने मुशायरे पढ़े हैं वहाँ बहुत लोग मुझसे यही सवाल करते रहे कि आप पारसी होकर मुसलमान की ज़बान में शायरी क्यों करते हैं। ये सुनकर मुझे तकलीफ़ भी होती थी, थोड़ा गुस्सा भी आता था कि ये लोग किसी ज़बान को किसी मज़हब के साथ क्यों जोड़ते हैं। बेशक, बेशक। अगर ज़बान का ताल्लुक़ है तो वो किसी इलाके से है। अगर मुसलमान की ज़बान होती उर्दू तो सारे मिडिल ईस्ट में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में उर्दू ही बोली जाती थी, मगर वहाँ तो अरबी है और वहाँ उर्दू कोई नहीं बोलता। हमारे हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ़ स्टेट्स में अपनी अपनी ज़बान बोलते हैं, जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि उर्दू मुसलमान की ज़बान है। और क्योंकि ये सवाल मुझसे बार बार किया गया तो मैंने एक मर्तबा सोचा कि मैं इसका जवाब भी एक गज़ल के ज़रिए ही इनको दे दूं। तो मैंने एक गज़ल कही कि उर्दू न मुसलमान न हिंदू की है ज़बान, उर्दू न मुसलमान न हिंदू की है ज़बान, इश्क़ो वफ़ा के रंग की खुशबू की है ज़बान। क्या बात। मज़हब की तंगियों से इसे वास्ता नहीं, मज़हब की तंगियों से इसे वास्ता नहीं, इंसानियत हो जिसमें उसी खू की है ज़बान। मगरिब हो या कि शर्क, शुमाल हो जुनूब हो, मगरिब हो या कि शर्क, शुमाल हो जुनूब हो, इस कायनात में ये हर सू की है ज़बान। और आपने मुग़ल आज़म में देखा होगा कि शहंशाह अकबर छोटे सलीम को शेखू कह के पुकारता है। तो मैंने कहा है तनतना भी इसमें मोहब्बत की आग भी, है तनतना भी इसमें मोहब्बत की आग भी, जाहो जलाल अकबर हो शेखू की है ज़बान। क्या बात है, बहुत खूब। और आप लोगों को पता तो है कि फैज़ साहब को कैद किया गया था गवर्नमेंट और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लिखने के लिए, तो उनका दवात, उनकी कलम छीन ली गई थी। तो फैज़ साहब ने कहा था कि कोई गम नहीं है, मैं खूने जिगर में अपनी उंगलियां डुबोकर लिखूंगा। तो इस बात पर भी मैंने ये शेर कहा है कि आवाज़ हक़ को कोई न मसलूब कर सका, आवाज़ हक़ को कोई न मसलूब कर सका, कफस में कैद फैज़ के लहू की है ज़बान। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। कैसे अजीम लोगों को तस्खीर कर गई, कैसे अजीम लोगों को तस्खीर कर गई, इकबाल व मीर व मिर्ज़ा के जादू की है ज़बान। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, जुल्मत कदे में जैसे के बिजली चमक उठे, काली अंधेरी रातों में जुगनू की है ज़बान। क्या बात है, जुगनू का जवाब, वाह, बहुत खूब। तो इस कदर मैंने लोगों को समझाने के लिए ये गज़ल कही और फिर मैंने मुशायरों में ये गज़ल कह डाली। ये गज़ल तो लोगों को समझ में आया कि उर्दू सिर्फ मुसलमान की ज़बान नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत खूब, आपने बहुत सही अंदाज में और सही अल्फाज में उन लोगों को जवाब दिया जो आपसे पूछ रहे थे कि आपकी मादरी और पिछली ज़बान तो गुजराती है और आप क्यों मुसलमानों की ज़बान में शायरी करते हैं। अब चूँकि आपने एक गज़ल सुनाई दी है तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के लिए चंद और अशआर पेश करें, चंद और गज़लें पेश करें। फारूक साहब, 2008 में जो टेररिस्ट का हमला हुआ था ताजमहल होटल, ओबरॉय होटल वगैरह पर, तो उस वक्त मैं अपनी क्लिनिक में बैठा था तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि यार नौरोज़ देख तेरे शहर में क्या हो रहा है। तो मैंने फ़ौरन टीवी लगाया और उस पर मैंने
ऐसी ऐसी चीज़ें देखी तो मैंने सोचा कि इस बात पर भी मैं एक गज़ल सुनाऊं। और जब भी इस टेररिस्ट अटैक का जो NCPA में उसका सालाना फंक्शन होता था तो मुझको ये लोग बुलाते थे इस गज़ल को सुनाने के लिए। तो ये गज़ल यूँ है कि निकले थे कल जो सुबह को करते हुए सलाम, निकले थे कल जो सुबह को करते हुए सलाम, लौटे न घर को आ ही गई ज़िंदगी की शाम। क्या बात। जलती रही दिलों में जो ये नारे इंतकाम, जलती रही दिलों में जो ये नारे इंतकाम, बर्बादियों के किस्से न होंगे कभी तमाम। यूं नोच नोच खाना दरिंदा सिफत है काम, यूं नोच नोच खाना दरिंदा सिफत है काम, इंसान ने क्यों मिटा दिया इंसानियत का नाम। इंसानियत का नाम, क्या बात है, बहुत अच्छा। कि पहुंचा के ज़ख किसी को किया भी जो ज़ेरे दाम, पहुंचा के ज़ख किसी को किया भी जो ज़ेरे दाम, मनसब हुआ बुलंद ये कैसा ख्याल खाम। वाह, क्या बात। गरदगरी फसाद कहर लूट कत्ले आम, गरदगरी फसाद कहर लूट कत्ले आम, क्या अब यही बचा है यहाँ लायक अनाम। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। यूं बेबसों को मारना है बुज़दिलों का काम, यूं बेबसों को मारना है बुज़दिलों का काम, नाराज़ है खुद। डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में आपका एक शेरी मजमूआ है, सौगात तन्हाई, जो रोमन नस्तालिक और हिंदी में है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत किताब डॉक्टर साहब का पहला मजमूआ, और साथ ही साथ अनूप जलोटा जी ने उनका एक एल्बम भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से फरमाइश करूँगा कि इस आशिकाना से अपनी एक मुंतखब गज़ल सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। इस किताब के बारे में मैं इतना बतलाना चाहूँगा कि बहुत साल पहले, शायद जब मैं कॉलेज में था, मैंने सोचा था कि अगर किसी दिन मेरी एक किताब आएगी उर्दू शायरी के बारे में तो उसका नाम मैं सौगात तन्हाई रखूँगा। और आज किताब वाकई में आई है और उसका नाम सौगात तन्हाई है। एल्बम के बारे में ये बतलाना चाहूँगा कि मैं अनूप जलोटा के पास मेरी गज़लें लेकर एक रोज़ पहुँच गया और उन्होंने पढ़ के फ़ौरन कहा कि हाँ, हम मिलकर एक CD बनाएंगे, जिसका नाम मैंने सोचा कि आशिकाना होना चाहिए। हमने बैठकर 8 गज़लें चुनी, जिसमें से अनूप जी और मैंने बैठकर 3 या 4 शेर एक एक गज़ल के लिए चुने। और ये पूरा जो बनाने का प्रोसेस था, जो बड़ा मज़ा आया और उनके साथ ये एल्बम बनाने में। क्या बात। तो आपने जब दरख्वास्त कर ही दी है फ़ारूक साहब, तो मैं इस एल्बम की एक गज़ल के चंद अशार सुनाता हूँ कि कोई सबब ज़रूर था तुम जो खफा हुए, कोई सबब ज़रूर था तुम जो खफा हुए, अपनी खुशी से हम भी कहाँ बेवफा हुए। आज़ादियाँ तुम्हें तो मैसर हैं रात दिन, आज़ादियाँ तुम्हें तो मैसर है रात दिन, आज़ादियाँ तुम्हें तो मैसर हैं रात दिन, लेकिन तुम्हारी जुल्फ से हम कब रिहा हुए। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। रुखसत की रस्म खूब निभाई है तुमने यार, रुखसत की रस्म खूब निभाई है तुमने यार, होकर जुदा जुदा न हुए यूं जुदा हुए। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। आते हैं याद हमको जवानी के रोज़ो शब, आते हैं याद हमको जवानी के रोज़ो शब, चुटकी बजाई वक्त ने लम्हे हवा हुए। वाह, क्या बात, चुटकी बजाई वक्त ने लम्हे हवा हुए। पल पल हमारी सांसों को खाने लगा है वक्त, पल पल हमारी सांसों को खाने लगा है वक्त, ए मौत तेरे वास्ते अब हम ग़िज़ा हुए। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। चुपचाप हमको ओढ़ कर सो जाइए जनाब, चुपचाप हमको ओढ़ कर सो जाइए जनाब, गर आप एक बदन हैं तो हम भी रिदा हुए। वाह, तो हम भी रिदा हुए, रिदा हुए। रिदा हुए। जितने और
मख्ता है कि जितने कहे थे शेर ज़माने के हो गए, वाह, जितने कहे थे शेर ज़माने के हो गए, नौरोज़ अपने अहद में तुम जा बजा हुए। वाह। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े अदीबों और शायरों से आपकी मुलाकातें रही हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई मुख्तसर सा वाक़या अब हमारे नाज़रीन को बताएं जो किसी एक बड़ी शख्सियत या किसी एक बड़े शायर के साथ आपने शेयर किया हो। फ़ारूक साहब, मैं खुशनसीब रहा हूँ कि मैं अच्छे अच्छे शायरों से मिला। तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं जिस रोज़ मजरू साहब से मिला तो बातचीत के दौरान मजरू ने मुझसे एक सवाल किया कि यार नौरोज़, तुम जानते हो कि तक और तलक में फ़र्क क्या है? तो मैंने मजरू साहब से कहा कि मजरू साहब, दोनों भी किसी चीज़ के ख़त्म होने की अलामत है। तो मजरू साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर इसमें एक बारीक सा फ़र्क है। तो मैंने कहा, मजरू साहब समझाइए कि फ़र्क क्या है? तो मजरू साहब ने कहा कि तक वो चीज़ है जो फ़ौरन ख़त्म होती है, यहाँ तक, फ़ौरन ख़त्म होती है, और तलक वो चीज़ है जो थोड़ी आगे चल के ख़त्म होती है, वहाँ तलक। क्या बात। तो इस बात ने मुझको बहुत मुतासिर किया और मैं सोचता रहा कि वाकई ही तक और तलक में फ़र्क है क्या? बारीक फ़र्क है, बारीक सा फ़र्क है। उस्ताद थे वो। तो उसी रात जब मैं घर गया तो ये बात मेरे जहन में खेलती रही और मैंने कहा, मैं तलक को रदीफ बनाकर एक गज़ल ही क्यों न कह डालूँ। तो मैंने एक गज़ल शुरू की और रातों रात मैंने 2 शेर कहे और अगले 2-4 दिन में गज़ल मुकम्मल की मैंने। तो वो 2 शेर यूँ थे कि सुबह होते ही बढ़े हाथ मेरे जाम तलक, वाह। सुबह होते ही बढ़े हाथ मेरे जाम तलक, शाम की राह तके कौन भला शाम तलक। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। इसको बस कांपते हाथों का करिश्मा कहिए, इसको बस कांपते हाथों का करिश्मा कहिए, न पहुंच पाई मेरी तशना लबी जाम तलक। वाह, क्या बात। तो मैं एक और बात बता दूं कि ये गज़ल मैंने जगजीत सिंह को सुनाई। जगजीत सिंह मुझे मेरी गज़लें सुनाने को सुबह सुबह रेस कोर्स बुलाते थे, क्योंकि वो वहाँ वॉक लेने जाया करते थे। अच्छा। तो मुझसे कहते थे, यार तुम नौरोज़ रेस कोर्स पे आके अपनी गज़लें सुनाओ मुझे। तो मैंने जब ये गज़ल सुनाई तो जगजीत साहब ने हंसकर कहा कि यार ये गज़ल सुनकर तो लोग कहेंगे तू बहुत बड़ा शराबी है। तो हम तो ये है कि मैं खुशनसीब रहा। साहिर साहब, मजरू साहब, राजेंद्र कृष्ण भी बहुत अच्छे आदमी और उनसे भी मुलाकात होती रहती थी मेरी। तो जैसे ये 3 बड़े शायरों से मुलाकात हुई, उससे मुझे जैसे मैंने बताया वो मेरे बाकायदा उस्ताद तो नहीं रहे, मगर उनसे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला मुझे। उसके बाद खैर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक रोज़ एक खातून मेरी क्लिनिक पे अपनी बेटी को लेकर आई अपना इलाज कराने के लिए। ऑर्थोडोंटिक्स का उनके दांत, ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब ये है कि जिनके दांत टेढ़े आगे पीछे होते हैं उनको सीधा करना। डेंटिस्ट से थोड़ी ऊपर की, हाँ, ऊपर की चीज़, स्पेशलाइज चीज़ है। तो बातों बातों में वो कहने लगी कि आप पारसी होकर इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि खैर मुझे इतना शौक़ है और मैं अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने से उर्दू बोलता हूँ। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरे शौहर शफीक अब्बास अंजुमन इस्लाम के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और वो आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे और आप अगर चाहते हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा आपसे आकर उर्दू वगैरह की कोई बात करेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गया और उनको मैं बुलाने लगा और मेरी क्लिनिक में वो हफ्ते में 1 मरतबा आने लगे। एक आध घंटा बैठ के मुझे उन्होंने, जो मैं हमेशा डरता था कि मैं अगर कोई गज़ल नज़म कहूँ तो उसमें कोई गलती ना हो, तो वो मुझे पूरी तरह से समझाने लगे कि गज़ल क्या है, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, गैर मुरद्दब गज़ल क्या है, नज़म क्या है, पाबंद नज़म क्या है, नसरी नज़म क्या है, आज़ाद नज़म। तो ये सब बातें जानकर मुझे मेरा हौसला बढ़ा कि मैं कुछ कह सकूं और मैंने कहना शुरू किया। और शफ़ीक साहब ने मुझे इफ्तिकार इमाम सिद्दीकी, हामिद इकबाल सिद्दीकी जैसे लोगों से मिलाया
और उनसे मिलकर भी बड़ी खुशी भी हुई और कुछ न कुछ तो हर किसी से सीखने को मिला मुझे। तो फारूक साहब, एक बार और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपका कीमती वक्त निकाल कर मेरा इंटरव्यू लेना मुनासिब समझा। तो मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर नवरोज़ कोतवाल साहब। इंशाअल्लाह हम मिलते रहेंगे। शुक्रिया।